We have received a lot of questions in our chatbot as well, and every day on our mail and phone calls बच्चों को कई कंफ्यूजन्स होती है, कई डाउट्स होते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस में से शॉर्टलिस्ट किए हैं और मैं वन बाय वन आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ जो स्टूडेंट हमसे पूछते हैं। कुछ का हम रिप्लाई करते भी रहते हैं साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा पूछता है, सर मेरा जीटी में स्कोर बहुत कम है, तो क्या मैं जीटी को हटा दूं, उसे एंटर ही ना करूं, जीटी के बिना अपना फॉर्म फिल कर दूं? नहीं, वो आपके पास जैसे आपने अभी हमें देखा होगा, जीटी का स्कोर तो हमने ले ही लिया है। अगर आपके स्कोर्स में ठीक नहीं थे या अच्छे नहीं थे तो वो कंसिडर ही नहीं होंगे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी में। इन एनी केस हम आपका बेस्ट स्कोर लेते हैं। तो जहाँ जीटी और उसका कॉम्बिनेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। आप उस पर चॉइस नहीं कर पाएंगे कि जीटी का आप मार्क्स ना एंटर करें, बिकॉज वो तो ऑटो इंटीग्रेटेड है। अगर नहीं जरूरत होगी तो आपका वो नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स है जो जीटी पे बेस्ड है, जैसे हिंदी पत्रकारिता, हिंदी और जनरल टेस्ट, तो वहां आपका वो कंसिडर किया ही जाएगा और सभी का किया जाएगा। आप उसमें प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना चाहेंगे, वो आपके ऊपर। तो आई थिंक मतलब अच्छे आपके और बेकार स्कोर के बारे में बच्चों को सोचना नहीं चाहिए, जो भी आ गया वो डाल दें। हाँ, क्योंकि हम हाँ। आपका बेस्ट ले रहे हैं। ओके, सो जब हम अपने सीबीएसई के स्कोर या फिर अदर बोर्ड्स के 12th के बोर्ड्स के स्कोर अपडेट कर रहे हैं या एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे 7 सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्या वो 7 सब्जेक्ट फिल करना मैंडेटरी है या हम 7 से कम भी कर सकते हैं? नहीं, अभी आपको प्रोफेसर गांधी ने पोर्टल का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, उसमें भी आई थिंक बच्चों ने देखा होगा। मैंडेटरी नहीं है, अप टू 7 आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी 5 ही है। 5 डालना जरूरी है। एक्चुअली आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जरूर डालने हैं जो आपने सीयूईटी में दिए हैं, सब्जेक्ट मैपिंग में उनका डालना बहुत जरूरी है। वो जरूर डालिए जो, और सीयूईटी में 6 सब्जेक्ट्स अलाउड थे। तो अगर आपके पास 6 है एक्सक्लूडिंग जनरल टेस्ट, आप उन 6 की 6 की मैपिंग कर लीजिए, बिकॉज वही जो मैप करेंगे फिर हमारे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में हम उसको यूज करेंगे। तो अगर आप 5 डालेंगे हम 5 से मैपिंग करेंगे, अगर आप 4 डालेंगे हम 4 से करेंगे, अगर आप 2 डालेंगे तो आप सभी प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल करेंगे। तो बेटर ये है कि आप अपनी सही मैपिंग करिए और सही से स्कोर करिए। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने फेज 1 में अपनी डीजी लॉकर की मार्कशीट या फिर जो पोर्टल पे मार्कशीट आती है वो अपलोड की थी। अब वो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम करेक्शन विंडो में या फेज 2 में क्या अपनी ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करें, और अगर हम नहीं कर पाए, हमने पहले ही सबमिट कर दिया है, तो अब हम क्या करें? क्या हमारी वो डीजी लॉकर वाली मार्कशीट और सीबीएसई का जो स्क्रीनशॉट है, क्या उसी से हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा? देखिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं या स्क्रीनशॉट भी अपलोड किए हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है मार्कशीट, आप चेंज कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। और एलोकेशन के बाद अगर कॉलेज क्वेरी रेज करता है तो आप उस समय अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उन्हें भेज दें। इसी ये कर तरह देंगे तो अच्छा है। इन एनी अभी कर केस, दें। इन एनी केस हम आपका डिजी लॉकर से, सीबीएसई की तो मार्कशीट हमारे पास इन एनी केस डिजी लॉकर से आ ही जाती है। तो वो मार्कशीट तो हमारे पास आ ही जाएगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप चेंज कर लीजिए। ओके, अगर किसी से बाय मिस्टेक 12th की जगह 10th की मार्कशीट आ गई है, 10th की जगह 12th की मार्कशीट आ गई है, और वो अपने करेक्शन विंडो का चांस भी एक बार कर चुके हैं अप्लाई, अब उनके पास दोबारा चांस नहीं है, तो अब ऐसे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि हमारा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा फॉर्म? देखिए, वैसे तो रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब आप करेक्शन विंडो में जा रहे हैं तो तब तो ध्यान रखिए, एक बार गलती कर चुके हैं दोबारा गलती कर रहे हैं, ऐसे मत करिए। आप अपने पास पूरे सर्टिफिकेट्स को टैग करके रखिए ताकि आप गलत अपलोड ना करें। पर फिर भी हमारे कॉलेजेस और टीचर्स जो हैं बहुत ही केयरफुली करते हैं, दे वेरी कंसिडरेट। वो अगर आपने 10th 12th में डाल दिया होगा वो एक बार चेक कर लेंगे। और हम एक काम और भी करते हैं, रेज क्वेरी का। तो जब आपका एलोकेशन आता है तो हम कॉलेजेस और आपके बीच में एक थोड़ा सा डिस्कशन पॉइंट भी ओपन रखते हैं रेज क्वेरी का, कि तब भी वो आपसे आपके सर्टिफिकेट्स मांग सकते हैं। अगर उन्हें डाउट होगा तो वो तब भी आपसे सर्टिफिकेट। कुछ बोर्ड्स के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ी हुई हैं। अब वो जब मैपिंग करने आ रहे हैं तो उनको मैपिंग करते हुए कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उनके केस में कैसे, उनको बच्चों को कैसे प्रोसीड करना है? देखिए, मैपिंग अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव पढ़ा है 12th में, तो आपने सीयूईटी का पेपर तो हिंदी में ही दिया होगा। आप हिंदी कोर से जिसमें आपके बेटर स्कोर है उससे आप मैप कर लीजिए ताकि टाइम ब्रेकिंग में आपको फायदा हो जाए। तो आपने हिंदी तो सीयूईटी में दिया ही होगा। अब हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव में से जिसके आपके बेटर मार्क्स है उनसे आप मैप कर लीजिए।
ओके, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एक साल में एक बोर्ड से क्वालिफाई कर दिया, देन फिर दूसरे बोर्ड से और पेपर दे दिए, जैसे इग्नू से या NIOS से। अब उनके दो बोर्ड्स हैं तो उनके पास दो मार्कशीट हैं, तो उनको कंफ्यूजन है हम कौन सी वाली मार्कशीट अपलोड करें या कौन से वाला रोल नंबर एंटर करें पोर्टल पे। तो उस केस में क्या करना चाहिए उनको? आप दोनों मार्कशीट को इकट्ठा रखिए और उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, दोनों मार्कशीट। बिकॉज अब क्योंकि आप चाहते हैं कि हम दोनों को कंसिडर करें और आपको उसमें देखें, तो आप दोनों को इकट्ठा रखिए, स्कैन करिए और अपलोड कर लीजिए। हमें आपकी चेकिंग के लिए दोनों ही चाहिए होंगे। आप एक से अगर भेजेंगे तो हम एक से चेक करेंगे, आप दो भेजेंगे तो हम दो से चेक करेंगे। जो आप डिटेल्स डालने की बात कर रहे हैं वो उस मार्कशीट की डाल सकते हैं जिसमें मैक्सिमम पेपर बच्चा ले रहा है। अगर 4 पेपर एक बोर्ड के ले रहा है और एक के डिटेल्स भरने में शायद एक ही कॉलम है, तो वहां पे उस बोर्ड का नाम लिख दे जिसके ज्यादा पेपर्स है और रोल नंबर वहां का डाल दें। एक क्वेश्चन है, वो कुछ टेक्निकलिटीज जानना चाहता है बच्चा कि ये जो हमारी एलोकेशन एल्गोरिदम है, हाउ दिस एल्गोरिदम वर्क्स। कि जैसे कई लोग उनको बच्चों को होता है कि मैं अगर प्रेफरेंस, मेरा साथी है, मेरा फ्रेंड है, उसने प्रेफरेंस वैसे बनाई, मैंने प्रेफरेंस अलग तरीके से बनाई, और उसको कॉलेज मिल जाएगा, मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा। क्या ऐसा भी कुछ है कि कम स्कोर वाले को ऐसे ज्यादा अच्छा मिल जाए? हाउ नहीं दिस एल्गोरिदम वर्क्स? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा बिल्कुल हम कर भी नहीं सकते इस तरह से। आपका एलोकेशन जो होगा आपकी प्रेफरेंस के आधार पर होगा और आपकी मेरिट के आधार। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेरिट ज्यादा थी और आपको नहीं मिला। तो वो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं और ऐसा हमारे पास कभी कोई ग्रीवेंस भी नहीं आया। अगर आपकी मेरिट ज्यादा है और आपने प्रेफरेंसेस ठीक से भरी है, ऑब्वियसली यू विल गेट। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक चीज को कंसिडर करते हैं, हम पूरा देखते हैं कि जस्टिस पूरा हो सभी बच्चों को। एल्गोरिथम वर्क्स लाइक दैट। मुझे लगता है एल्गोरिथम समझाना तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, पर ये समझना चाहिए बच्चे को कि आप अपनी प्रेफरेंस को प्रायोरिटी दें। आप स्कोर को तरफ ना देखें कि मेरा स्कोर कम है या ज्यादा है। आप अपनी प्रेफरेंस ऊपर रखें। आपको जो प्रोग्राम जिस कॉलेज में पढ़ना है आप उसको सबसे ऊपर रखें, और उसके बाद दूसरे को रखें, तीसरे को रखें। स्कोर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके स्कोर के हिसाब से बेस्ट कॉलेज एलोकेट हो। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मैं इसको अपनी प्रेफरेंस शीट से हटा दूं, वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आपको पता नहीं उस कॉलेज में स्कोर कितना जाएगा, आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में स्कोर कितना जाएगा। आपको हमेशा अपनी डिजायर फॉलो करनी है। जो प्रोग्राम आपको पढ़ना है उसको नंबर 1 पे रखिए, जिस कॉलेज में आप सबसे पहले जाना चाहते हैं, और आप अपनी एक एक्सटेंडेड लिस्ट बनाएं। आई थिंक एल्गोरिथम समझने से ये शायद सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम, बट प्रेफरेंस आप अपनी ध्यान रखें। मतलब जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा स्कोर तो कम है, अब मैं ये हम्म। बेस्ट कॉलेज को ऊपर ना रखूं क्योंकि मेरा स्कोर कम है, तो वो कंसिडरेशन नहीं होने चाहिए। आप अपनी प्रेफरेंस, अपने स्कोर को ध्यान मत रखिए, क्योंकि स्कोर ज्यादा ज्यादा और कम हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। वो जब सभी एग्जैक्टली। के स्कोर के हिसाब से ज्यादा कम डिसाइड होगा, तो अपनी क्योंकि हमें अभी प्रेफरेंसेस। पता ही नहीं है कि इस कॉलेज में किस प्रोग्राम में कितने बच्चे एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे, तो ये तो ऑल पूरा बहुत ही डायनेमिक है डेटा। तो अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। अपनी प्रेफरेंस को ध्यान में रखें। ओके ओके। और एक, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये जो, अगर मैंने सुपर न्यूमरी में अप्लाई किया है स्पोर्ट्स में या ECA में, तो क्या मुझे सुपर न्यूमरी में ही सीट मिलेगी? क्या मुझे अनरिजर्व या विदाउट जो सुपर न्यूमरी जो जर्नल सीट्स हैं, क्या मुझे वो सीट्स नहीं मिलेंगी? ये कैसे वर्क करेगा? हमारे देखिए रेगुलर लिस्ट भी निकलती है और सुपर न्यूमरी। अभी हमने सुपर न्यूमरी का शेड्यूल दिया नहीं है, वो हमारी थर्ड लिस्ट के साथ शुरू थी। बिकॉज जितने भी हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, ECA है, ट्रायल्स है, CW की लिस्ट है, PW KM, ये जो हमारी कैटेगरीज है इनकी लिस्ट हम थर्ड लिस्ट के साथ निकालते हैं। और जब आपके पास थर्ड लिस्ट शुरू होगी तो आपके पास, अगर आपने मान लीजिए ECA में किया है, तब तक आपके ट्रायल्स हो जाएंगे, सर्टिफिकेट चेक हो जाएंगे, आपका उसका मेरिट बन जाएगा। तो हम आपके पास रेगुलर राउंड की अपनी आपकी एलोकेशन रहेंगे, वो भी आएगी, और सुपर न्यूमरी की एलोकेशन भी आएगी। आप उन दोनों में से तब चूज कर सकते हैं कि आपको बेटर कहाँ जाना है। प्रेफरेंस शीट यही यूज होगी जो आपने सबमिट की है, और इन दोनों में से जहां आपको बेटर लग रहा है वहां ले लीजिए और वहीं फिर अपग्रेड कर लीजिएगा। तो 2 राउंड में जहां मिल रहा है आपको वहां भी आएगा, रेगुलर राउंड में भी आपका नाम आएगा और आपका सुपर न्यूमरी में भी आएगा। अभी सुपर न्यूमरी और ट्रायल्स के शेड्यूल बहुत जल्द हम नोटिफाई कर देंगे। ओके। कल से जब हमने सीक्सेस फेज 2 स्टार्ट किया है, तो कुछ बच्चों की ईमेल्स आ रही हैं कि मेरे पोर्टल पे जीरो प्रेफरेंस दिखा रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है जीरो प्रेफरेंस का? उनको समझ नहीं आ रहा है जीरो प्रेफरेंस क्यों आ रहा है, ये बहुत क्वेरीज आ रही हैं। क्योंकि जीरो प्रेफरेंस के काफी कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये हो सकता है आपने जो पेपर क्लास 12th में पढ़े थे आपने उसमें CUET नहीं दिया, तो आप मैप नहीं कर पा रहे हैं।
या आपने जो किसी भी प्रोग्राम की मिनिमम प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है, जो हमारी मोस्टली केसेस में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, वो आप मीट नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से नहीं दिखा रहा होगा। या बहुत कभी कभी हमने ऐसा भी पाया पिछले 2-3 सालों में कि कुछ बच्चे लैंग्वेज का पेपर नहीं देते। और लैंग्वेज हमारी एक ऐसी है जो हमारी हर प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी है। अगर आपने लैंग्वेज नहीं दिया है तो अनफॉर्चुनेटली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सो इनमें से कुछ भी कारण हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा, ये केस स्पेसिफिक है, इसका थोड़ा जेनरिक आंसर देना मुश्किल है। जीरो प्रेफरेंस से पहले एक बार आप ये भी देख लीजिए कि आपकी प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में आप एलिजिबल थे भी। अगर वहीं पर ही आप एलिजिबल नहीं है तो नेचुरली आपको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दिखेगी डालने के लिए। और एक बार फिल्टर भी चेक कर लीजिए, हो सकता है आप हाँ, गलत फिल्टर्स लगा रहे हो, एग्जैक्टली, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हो। आप चाह रहे हैं बी बी बीकॉम ऑनर्स इन इन लेट्स से वन कॉलेज वेयर इट इज नॉट बीन ऑफर्ड, तो वो फिर आपको जीरो प्रेफरेंस में ही दिखाएगा। तो ये बहुत सारे रीजन है, जैसे सर कह रहे हैं, देयर इज नो वन आंसर। तो ये सब चेक पॉइंट्स है जिनको आप देख सकते हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप हमें लिख भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो बच्चे हमें लिख सकते हैं, हम उनको बता देंगे, देखिए क्या इशू। और फेज वन हमारा काफी टाइम से ओपन है। सोशल मीडिया पे कई ऐसे रूमर्स है कि फेज वन बंद हो गया है या होने वाला है। इस पे रिगार्डिंग कोई अपडेट है कि कब फेज वन बंद होगा? हमारा फेज वन तो अब टू अभी चल ही रहा है हमारा, और उसकी तो हमने डेट अनाउंस कर ही रखी है। फेज वन की कोई लास्ट डेट वगैरह है हमारी कोई अभी? नहीं, फेज कोई 2 के लास्ट साथ बंद हो फेज जाएगी, टू के साथ बंद होगा। उससे पहले नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब सीयूईटी के मार्क्स आ जाते हैं तब हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। तो फेज वन फेज टू हमारे दोनों चलते रहेंगे। फेज टू दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है हमारे 7 अगस्त को बंद हो जाएंगे। फेज वन 7 अगस्त को बंद हो जाएगा। एंड कई बच्चे ये बार बार पूछते हैं कि सर इस कोर्स की कट ऑफ क्या है? मेरा इतना स्कोर है, क्या मुझे एक्स कॉलेज, क्या मुझे ए कॉलेज, क्या मुझे बी कॉलेज मिल जाएगा? मुझे लग रहा है कट ऑफ के ऑब्सेशन से हम अभी बाहर नहीं आए हैं। देखिए, अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन नहीं होते हैं। जो सीट है और जो आपके पास मार्क्स है उसके, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके 311 नंबर है और इनके भी 311 नंबर, वहां एक सीट है तो जरूरी नहीं है हम दोनों को मिल जाएगी। फिर हम टाई ब्रेकिंग रूल्स लगाएंगे। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कट ऑफ। जैसे पहले होता था कि अगर 95% आई है तो जितने कैंडिडेट्स का 95% से ऊपर है उन सबको मिल जाएगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स दैट आर अवेलेबल टू अस। तो अगर एक सीट होगी फिर हम टाई ब्रेकिंग लगाएंगे जो आपकी क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के आधार पर बनेगी। तो हो सकता है इन्हें 311 पे एडमिशन मिल जाए और मुझे ना मिले। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो बट नेवरदलेस इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम और जानकारी देने की प्रावधान बनाए। सो वी आर वर्किंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड वेरी सून आपके पास आपकी मार्क्स जो हैं और वो दिखना शुरू हो जाएगा। अनीता, मुझे लगता है आपके सवाल से एक चीज हमें और बच्चों को बतानी चाहिए कि क्योंकि इस बार रॉ स्कोर्स आए हैं और एक ही स्कोर में बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ तो बच्चों को ये भी एलोकेशन में ध्यान रखना होगा, जब कट ऑफ देखते ही पैनिक नहीं करें कि हाँ मतलब इस कट ऑफ पे किसी का हो गया, मेरे दोस्त का हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाँ कि लास्ट रैंक पे टाई ब्रेकिंग अप्लाई होगी। तो टाई ब्रेकिंग चैप्टर हमारा एक बार जरूर पढ़ लें सारे बच्चे, तो उनको थोड़ी खुद भी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे टाई ब्रेकिंग लगी और क्यों उनको एलोकेशन नहीं हुई और क्यों किसी और को हुई। और हो सकता है हम, और जैसे मैंने आपको बताया, वी आर वर्किंग विद अ बैक इन टीम। वेरी सून देयर बी मेनी मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल बी अवेलेबल। आपने देखा होगा मैंने आपको जो आपको सीसस फेज टू दिखाया, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अवेलेबल कर दी है। और भी इन्फॉर्मेशन कि आपका क्यों रह गया, क्यों नहीं आया, ये इन्फॉर्मेशन भी आपके प्लेटफॉर्म पे हम दिखाएंगे जब एलोकेशन शुरू करें। एक सिमुलेटेड रैंक के बारे में सतनाम सर आप लेने ही वाले होंगे, सो आई थॉट हम पहले ही ले लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे शेड्यूल में हम एक सिमुलेटेड रैंक का भी एक प्रोविजन हमने बनाया हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक जो हमारी 11 अगस्त को शुरू हो जाएगी। 11 अगस्त को आपको अपनी कोर्स स्पेसिफिक रैंक दिखेगी जो अगेन आपके मार्क्स के बेसिस पे होगी। तो आपको दिख वो जाएगा कि फाइनल नहीं होगी ना। हाँ, वो ऑफकोर्स फाइनल नहीं है। फाइनल। सिमुलेटेड मतलब जितना डेटा हमारे पास उस दिन आया हुआ है, 9 अगस्त तक आया होगा, जब हम प्रेफरेंसेस बंद करेंगे तो उसके आधार पर बच्चों आप सबको आपकी रैंक दिखेगी उस सब्जेक्ट में। और फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस चेंज का एक प्रोविजन दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ ऐड करे, कोई डिलीट करे अपनी प्रेफरेंसेस, कोई कोई प्रोग्राम ऐड करे, कुछ डिलीट करे, तो फिर हम आपकी फाइनल रैंक पे जाएंगे। ये सिमुलेटेड रैंक जो है, ये कई बार हमारे पास सवाल आता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये इसलिए कि आपको उस समय एक अंदाजा मिल जाए, प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि क्या आपकी रैंकिंग है।
But definitely, as sir said, and I agree, this is not final. It is subject to revision, because after that also we will open the platform for 2 days or 1 day to reshuffle your preferences, to reorder, to add and delete. Once that closes, then of course it will be the final ranking. तो सिमिलरिटी रैंक आपको एक पूरा एक बस अंदाजा देते हैं, प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। जैसे अभी आपने सवाल पूछा था कि बच्चे कहते हैं मेरा स्कोर में तो कहीं आएगा ही नहीं, तो उससे थोड़ा अंदाजा आपको वहां भी लगता है कि मेरा ये स्कोर है, मैंने ये प्रोग्राम भरा है और मेरी रैंक क्या आई है। आप बच्चे तो मतलब पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैंने पिछले 2 सालों में देखा है। वीओआई से पूरी सीट देख लेते हैं, फिर अपनी रैंक देख लेते हैं, पूरा हिसाब लगा के आ जाते हैं, सर मेरा तो यहाँ आएगा नहीं, मेरा तो यहाँ आ जाएगा। सो सिमुलेटेड रैंक काफी हेल्प करेगी आपको, और उसके हिसाब से आप ऑल्टर करें। और एक चीज का और बिल्कुल ध्यान रखें, जो प्रोग्राम आपको नहीं पढ़ना है, जिसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर है, उसको ना डालें लिस्ट में। क्योंकि अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मेरे को तो इस प्रोग्राम में मिल गया, मुझे तो ये पढ़ना नहीं है, तो वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगी। हाँ, उस समय उसको हटाने की। हाँ, तो एडिशन और डिलीशन नहीं रहेगा, सिर्फ आप रीशफलिंग कर पाएंगे। तो वो मत करिएगा, जिस प्रोग्राम में जैसे सर कह रहे हैं नहीं पढ़ना चाहते तो मत करिएगा। सिमिलरली गर्ल्स के केस में ये कई बार ऐसा आता है प्रॉब्लम कि मुझे एक्स कॉलेज मिल गया, ये तो मेरा बहुत ही दूर है, मुझे अब आप ये वाला कॉलेज दे दीजिए। आप इसका भी ध्यान रखिए। ये सब चीजें आप खुद देख लें भाई, कॉलेज घर से कितना दूर है, कितना पास है, आप फीस प्रोग्राम कितनी है, फीस फीस जरूर देख लीजिए, ये सब चीजें आप खुद देख लीजिए, तभी अपनी प्रेफरेंस। और आप एक रिक्वेस्ट हम और भी करेंगे अपनी प्रेफरेंस शीट से पहले, आप हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर उसको देख लीजिए, उसका डिस्टेंस आपके घर से कितना दूर है, वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी कितनी है, फीस कितनी है, कोर्सेज के करिकुलम क्या है, पूरा कोर्स के करिकुलम भी हर वेबसाइट पे दिए हुए हैं, हर कॉलेज ने दिए हुए हैं, हमने भी अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हैं। और हमारे सभी कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ देम आर ए ग्रेड कॉलेजेस, तो इन चीजों का ध्यान रख के ही अपनी प्रेफरेंसेस बनाइएगा, बिकॉज आपकी प्रेफरेंसेस जो बन जाएंगी वो फिर उसी के आधार पर एडमिशन, हम बार बार आपको समझा रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जैसे अपग्रेड बटन में जब हम अपनी सीट अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपग्रेड करने से जो हमारे पास सीट ऑलरेडी होगी, क्या वो सीट हमारे हाथ से चली जाएगी जब हम अपग्रेड प्रेस कर देते हैं? जी, अगर आपने अपग्रेड दबाया है तो इसका मतलब है जो प्रीवियस एलोकेशन आप उसको छोड़ना चाहते हैं, और आप हमें कह रहे हैं कि हमारी पूरी जो आगे के ऊपर की प्रेफरेंस है वो हमें अलॉट कर दीजिए। तो नेचुरली हम आपको आपकी, जब आप अपग्रेड दबाएंगे और अगर आपके ऊपर की लिस्ट में अगर आप जा पा रहे होंगे आपकी मेरिट और मार्क्स के आधार पर, हम आपको ले जाएंगे, पुरानी सीट आपकी फिर हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी। चॉइस नहीं रहेगी, फिर चॉइस नहीं रहेगी कि आप कहेंगे कि आप पुरानी भी रखें और आगे की भी रखें। तो आपने अगर अपग्रेड दबाया है, इसका मतलब, हाँ, इसके साथ में एक सतनाम सर आप वो फ्रीज वाला भी बता देते हैं। अगर आपने फ्रीज दबा दिया, इसका मतलब फिर आपको ना ऊपर लेके जाएंगे ना नीचे, ना किसी और कॉलेज में ना किसी प्रोग्राम में। फ्रीज का मतलब है यू आर हैप्पी, नो मूवमेंट एनीवेयर इन द यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने फ्रीज दबा दिया तो उसको हम अंडू नहीं कर पाएंगे। फ्रीज का मतलब है आपकी फाइनल एलोकेशन, आप खुश हैं और आपने उसको फ्रीज कर दिया, फाइनल हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तीसरी बात आती है विड्रॉ की। विड्रॉ का मतलब है कि आप यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप अगर 1,000 रुपए देकर विड्रॉ करेंगे, मतलब विड्रॉल का हमारा 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी है। अगर आपको सीट मिल गई, आपने पैसे दे दिए, आपने विड्रॉ दबा दिया, तो विड्रॉ को भी रिवोक नहीं कर पाएंगे। विड्रॉल का मतलब है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन छोड़ना चाहते हैं। तो सब्सिक्वेंट राउंड में उसका कोई चांस नहीं है, उसे कोई दोबारा सीट एलोकेट नहीं होगी किसी भी रेगुलर राउंड्स में तो नहीं है, अगर रूल्स कुछ चेंज होंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे वेबसाइट के ऊपर। किसी रेगुलर राउंड में फिर आप नहीं आ पाएंगे। रेगुलर। ठीक। कुछ जो बच्चे ईसीए और स्पोर्ट्स वाले हैं, उनको बहुत जल्दी है इस चीज की कि हमारे ट्रायल कब होंगे, कब हमारे ट्रायल्स होंगे, कब हमारे जो परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रायल्स हैं या स्पोर्ट्स के ट्रायल्स हैं वो कब होंगे, क्या उसकी डेट होगी, इसके रिगार्डिंग कुछ वो अपडेट? सीखने के लिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैम ने बताया भी था कि उसका एडमिशन हम 3rd राउंड के साथ करते हैं, तो उसके जो ट्रायल्स होंगे उसका अभी शेड्यूल वेबसाइट पे अनाउंस होना है। तो स्टूडेंट्स जो भी इनमें लेना चाहते हैं वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें, और उस पर शेड्यूल अनाउंस होगा और उसको ध्यान से देखें और उस जगह पे उस समय रिपोर्ट करें, क्योंकि ट्रायल्स एक बार हो जाते हैं तो ट्रायल्स दोबारा नहीं हो सकते। तो ये चीज उनको ध्यान रखनी है कि ट्रायल मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर ट्रायल मिस कर दिया फिर उनको उस कैटेगरी में बहुत ही मुश्किल होगी एडमिशन लेने में, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रायल के सारे नंबर तो लूज कर देंगे। तो ये उनको ध्यान रखना है। हाँ, इसकी बहुत जल्दी, हाँ, बहुत जल्दी शेड्यूल आ जाएगा।
और अक्सर बच्चे ये भी पूछते हैं कि किस कॉलेज में क्या ईसीए है, तो वो लिस्ट भी कॉलेज की वेबसाइट पे देख लें, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे भी डली हुई है, वहां पे भी देख सकते किस कॉलेज में किस ईसीए में कितनी सीटें हैं, ये सब वेबसाइट पे हमारी डली हुई है। आप यूजी एडमिशन के अंदर ईसीए स्पोर्ट्स के टैब में जाएंगे तो आपको सीट मैट्रिक्स दिख जाएगा। और एक इंफॉर्मेशन और है, इस बार हमने पिछले साल हमने एक वेलफेयर स्कीम के अंदर एक कैटेगरी शुरू की थी, ऑर्फन्स की। मतलब जिनके माँ बाप नहीं है वो इस स्कीम में आ सकते हैं, अपना एडमिशन ले सकते हैं। हर कॉलेज के हर प्रोग्राम में 2 सीटें, एक मेल और एक फीमेल के लिए हमने निर्धारित की थी, सुपर न्यूमरी फॉर ऑर्फन स्टूडेंट्स। अब लेकिन ऑर्फन की परिभाषा क्या है, ऑर्फन की वो परिभाषा काफी दिक्कत आती है इसमें। Yeah. जी। हमारे पास बहुत क्वेरीज आती है। ऑर्फन का मतलब है आपके दोनों माता पिता नहीं है, मतलब नहीं इन द सेंस दैट वो दे आर नो मोर अलाइव। सेपरेटेड डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब है या तो आप किसी ऑर्फनेज में थे, या आपके दोनों माता पिता अब नहीं है और तो उनका डेथ सर्टिफिकेट। ऑर्फन का मतलब ये नहीं है कि एक चले गए हैं, एक की डेथ हो गई है और दूसरे के साथ अब नहीं रह रहे हैं या उनसे सेपरेटेड है, देन यू आर नॉट एन ऑर्फन। तो अगर आपने ऑर्फन का क्राइटेरिया देना है तो आपके पास दोनों पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए या किसी ऑर्फनेज का। एक और हमने जो इस बार सुपरन्यूमरी ऐड किया वो है सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट, ऑफ अ पेयर ऑफ पेरेंट्स। इसका मतलब ये है कि आप इकलौती बच्चा है, यानी एक ही बच्चा है उन पेरेंट्स का और वो भी एक लड़की है। अगर ऐसे क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड का बेनिफिट भी ले सकते हैं। हर प्रोग्राम में एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। तो आई होप यू मेड क्लियर कि सिंगल गर्ल चाइल्ड का मतलब ये नहीं कि एक भाई और एक बहन है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं बनेंगी। आप एक ही बच्चा है माँ बाप का और वो लड़की है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये कुछ हमारे सुपर न्यूमरी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो हमने पिछले साल शुरू की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसमें ऑर्फन्स के लिए तो फीस भी नहीं है, ऑर्फन की फीस भी सिर्फ 10 रुपए है। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी बच्चे को इससे फायदा हो सके तो वो जरूर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो मुझे लगता है ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ऑर्फन्स की फीस नहीं ली थी, तो हाँ काफी क्वेरी हमारे पास ये भी है कि सर हमारी कोई भी फीस नहीं है, तो हाँ पोर्टल जरूर चेक करें और वो फीस हाँ जो हाँ, नॉमिनल है वो जरूर पे करें। 10 रुपए है अगर फीस। आपने वो नहीं या पे करी तब आपका एडमिशन नहीं हो हाँ पाएगा, तो वो जरूर ध्यान रखें। हाँ बहुत नॉमिनल फीस है, जैसे मैम ने बताया 10 रुपए है, लेकिन वो जरूर पे करें। कि मतलब ये ना सोचें कि आप बिल्कुल भी फीस नहीं है इस। एक अवेयरनेस के रिगार्डिंग ही है कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए कि जब सीट एलोकेशन हो जाती है, सीट एलोकेशन होने के बाद क्या कॉलेज कोई बच्चे को कॉल करता है फी पे करने के लिए, तो आप फी पे कर दीजिए, और फी के लिए क्या नहीं कोई अकाउंट में पेमेंट करनी होती है? कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फीस आपको ऑनलाइन पे करनी है, आपको कोई कॉल नहीं जाएगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी किसी को कोई कॉल करता भी नहीं है। हम आपको बल्क एसएमएस मेल जरूर जाती है जिसमें आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि कब से कब विंडो ऑन है। इन इन एनी फेक आपके पास एडमिशन का शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे, उसको देखते रहिए। फीस का भी शेड्यूल उसी में दिया हुआ है। और वो हमारे जो पास ईमेल कभी कोई कॉल नहीं ईमेल्स भी जो है वो हमारे डोमेन की ईमेल से जाती हैं, ऑफिशियल ईमेल आईडी से। डॉक्टर सतनाम, मैं एक चीज, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये बताना चाहूंगा कि आपको जो फी पेमेंट करनी है वो आपको सिर्फ अपने डैशबोर्ड से करनी है। कोई ईमेल में लिंक आता है उस पर आपको पेमेंट नहीं करनी है। अक्सर बच्चे हमारे गूगल में सर्च करते हैं डीयू की लिंक पेमेंट और उसमें जाके कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है, आपको अपना लॉगिन करना है डीयू की वेबसाइट पे, अपने डैशबोर्ड में जाना है और वही जो फी पेमेंट का लिंक है वहीं से पे करना है। और बिल्कुल भी नहीं करना है कहीं किसी भी और मोड से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है। लोग मिसयूज भी करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, कुछ स्पैम ईमेल में लिंक चले जाते हैं, लोग वहां पेमेंट कर देते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखना है। सो विद दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन पॉइंट कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन देखते हैं डीयू के बारे में, वो आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें, du.ac.in या admission.du.uod.ac.in पर देखें। और जो हमारा शेड्यूल है उसको ध्यान से देखें, उसको एडहियर करें। देर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे आपको ब्लॉग्स मिलेंगे या और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप बिल्कुल प्रॉपर सोर्स पे जाके उसको ध्यान से सही इन्फॉर्मेशन को देखें और उसको फॉलो करें। और बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारा अवेलेबल डॉक्यूमेंट है, है। अवेलेबल है, उसको पढ़ें।
हमारे हेल्प डेस्क हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। ओके, और इन केस अगर कॉलेज को भी कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई बात करनी है अगर कैंडिडेट से, तो उसके लिए वो डैशबोर्ड पे ही क्वेरी के थ्रू ही रेज करेंगे, कोई या ऑफिशियल ईमेल आईडी से करेंगे, अपनी किसी पर्सनल ईमेल आईडी से अवॉइड ही करें। आप उस पर रिप्लाई करना या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कॉलेज को भी कोई एक क्लैरिटी चाहिए हो। और भी अक्सर जो हमने 2-3 साल में ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही बच्चे एलोकेशन एक्सेप्ट करते हैं 2-3 आवर्स में ही वो फिर मेल लिखने लगते हैं, सर मेरा तो अभी तक न्यू एप्लीकेशन है, अभी तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हुए। तो उनको समझना है कि कॉलेज के पास मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, दे विल आल्सो टेक सम टाइम टू प्रोसेस देम। सो यू नो द स्टेटस चेंजेस मेनी टाइम्स। वो आपका न्यू एप्लीकेशन से होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, सर्टिफिकेट वेरीफाइड, देन अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, और तब आपको फी पेमेंट का लिंक आएगा। सो देर आर मल्टीपल स्टेजेस इन बिटवीन, और फाइनल स्टेज पे जाके ही आपको फी लिंक आएगा। फी लिंक डैशबोर्ड पर ही आएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखें, अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली चेक करते रहें, और मतलब बहुत जल्दी पैनिक ना करें, क्योंकि बच्चे फोन करना शुरू कर देते हैं, मेल करना शुरू कर देते हैं कि सर हमने तो सुबह एक्सेप्ट किया था, अभी तक फी पेमेंट लिंक नहीं आया। तो थोड़ा सा मतलब आराम से पेशेंटली काम करें। और हम कोई लेट फी देके कोई फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं देते, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, तो कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं हमसे लेट हमारे फी ले पास लीजिए। कि अभी हमारे पास, मैं आज सुबह ही देख रही थी, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2,90,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो आपके पास कोई हम लेट फी लेकर, वो तो सीट आगे चली जाएगी ना, आपने नहीं ली तो हम वापस आगे चली जाएगी। तो ऐसा कोई हमारे पास प्रोविजन नहीं है कि हम लेट फीस करके आपका। तो यू शुड बी केयरफुल ऑन द डेडलाइंस। इन एनी केस सेशन शुरू होने वाले हैं, तो आपको तो और भी विजिलेंट होना चाहिए। कि आप अपने फोन पे लगा लीजिए ना, कैलेंडर में नोटिफिकेशन लगा लीजिए, अलार्म्स लगा लीजिए कि आपको फीस देनी है। शेड्यूल जो है हमारे वेबसाइट पे दिया है उसको सेट कर लीजिए, फिर अलार्म फोन पे लगा लीजिए। नोटिफिकेशन अलार्म लगा ले, लगा ले। लेकिन फी पेमेंट लैपटॉप पे आराम से बैठ के हाँ, करेक्ट। करें। हाँ, इसे एक चीज और आई वांटेड टू शेयर दैट, प्लीज अपने प्रेफरेंसेस जो है किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन से ना करें। हमने देखा है फोन पे बच्चे कर रहे हो तो फोन पे कितनी छोटी सी स्क्रीन पे क्या ही दिखेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा जो प्रोसेस है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से करें, फोन पे ना करें। फोन से मिस्टेक्स होती है। थोड़ा सा ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। कुछ कुछ फील्ड्स आपके रह जाते हैं, फिर आप कहते हैं हमें तो ये दिखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, ये भी टिक करना था। सो वो ध्यान रखें। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में बैठे आराम से करें, पेमेंट करते हुए भी ध्यान रखें इस बात का। ये भी देखिए कि आपके अकाउंट में उतनी पेमेंट है, हाँ, तभी पेमेंट की तरफ आगे बढ़े। ठीक है मैम, हम काफी क्वेश्चंस ले चुके हैं जो बच्चों ने हमें रेज किए थे, और बाकी सर ने हेल्प डेस्क का बता ही दिया है कि हम बच्चे हेल्प डेस्क पे भी भेज सकते हैं। हेल्प डेस्क पे हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है जो आपको कॉल्स पे, चैटबॉट पे और ईमेल्स के थ्रू सब जगह आपको रिप्लाईज देने के लिए, हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। Thank you, everyone. We look forward to you. We may do one or more webinars depending on the questions that we receive. अगर हमें लग रहा होता है कि common questions हैं, तो हम जरूर एक और वेबिनार करेंगे आपको और जानकारी देने के लिए, शेयर करने के लिए। ईसी और स्पोर्ट्स के ऊपर भी और जानकारी के लिए हम कोशिश करेंगे कि और वेबिनार करने के लिए। और प्लीज ओनली लुक एट द ऑथेंटिक वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। आप हमारी वेबसाइट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की admission.uod.ac.in पे ही सारी जानकारी मिलती है, और इसी पे देखिए सभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यही मिलेगी।